Okay, welcome back to Phoenix IIT, the edifice of physics where we all work together. So आज सुपर 6 2 का सीरीज का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सुपर 6 SS2 का हम लोग आज सोल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि the source of laser S and the receiver R and a fixed mirror F all lie on an arc of a circle of radius R is equal to 0.5 km. The distance between the source and the receiver D is 0.5 meter. At the center of the circle there is a small mirror M. Okay, mirror center पे M रख दिया हुआ mirror which is rotating with angular speed omega. Find smallest value of M of omega if it is seen that the source shoots a laser pulse which gets reflected at M and then gets reflected at F, okay, and finally gets reflected at M to be received by the receiver. देखो क्या कह रहा है कि यहां पर एक ना मेरा मिरर है और ये रोटेट कर रहा था, है ना। किसी इंस्टेंट पे यहां से एक लाइट पड़ती है, जाहिर सी बात है इस इंस्टेंट पे रोटेट ही कर रहा था, बट हमने माना कि इस इंस्टेंट में भाई ये सीधा था, कैसे भी पड़ा इस पे, इस तरीके से आके लाइट रे पड़ी, पड़ने के बाद ये ऐसे चली गई। बट चूंकि ये रोटेट कर रहा था, अब जब ये वापस अगर रोटेट नहीं करता और यहां पे अगर एक मिरर लगा दिए और ये सब एक सर्कल पे है ना, ये मिरर छोटा सा है ताकि वो सर्कल उसको हम इस छोटे से मिरर को हम एक मतलब इस आर्क पे फ्लैटली रख सके। अगर कुछ नहीं होता तो यहां से लाइट रे ऐसे आता, वापस यहां पे चला जाता। बट चूंकि ये मिरर अब रोटेट कर रहा है तो वापस आते समय हो सकता है मिरर कुछ ऐसे घूम गया, जब लाइट रे यहां से यहां गई हो फिर वापस आई हो तो मिरर जब घूमेगा तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा। अब बोल रहे वही घूम के ये सीधा ऐसे आ गया, सीधा ऐसे आ गया, वो इस पाथ से नहीं गया, इधर से गया। सोचो कि रिफ्लेक्टेड रे घूमी कितना, अगर नहीं होता ये लाइट रे यहां से चला, मतलब ये लाइट रे ऐसे यहां से चली, यहां पे आई, यहां रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे आई, तो ये जो लाइट रे जो यहां से चल के यहां से रिफ्लेक्ट हुई वो पर्टिकुलरली इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे थी। और अगर कुछ नहीं होता तो ये यहां से यहां आ जाता थीटा एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये था अगर कुछ नहीं होता तो। बट चूंकि ये मिरर रोटेट कर रहा है इसलिए ऐसे आ गया, मतलब कि इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे अपने नॉर्मल पाथ से थीटा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गई है। अब याद करो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ मिरर रोटेट्स बाय थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे गेट्स रोटेटेड बाय 2 थीटा। नाउ हियर रिफ्लेक्टेड रे इज गेटिंग रोटेटेड बाय अ थीटा एंगल, द मिरर मस्ट रोटेट बाय थीटा बाय 2, isn't it? नाउ इफ, अब समझते हैं, मतलब लाइट रे जब यहां से यहां तक यहां टकराई, टकराने के बाद लाइट रे ऐसे गई ऑल द वे फ्रॉम हियर एंड देन गॉट रिफ्लेक्टेड अगेन हिट इट। उतनी देर में अगर ये मिरर अपने एंगल से, अगर इसने थीटा रिफ्लेक्टेड रे ने रोटेट करना है तो मिरर अपने पॉइंट से अपने रेफरेंस लाइन से कितना रोटेट कर जाए, थीटा बाई 2। मतलब कि जितनी देर में लाइट रे यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचा, मतलब कितना टाइम लगा होगा, 2r/c। उतनी देर में मिरर कितना एंगल रोटेट कर जाए, थीटा बाई 2। तो कितना टाइम लगेगा थीटा बाई 2 रोटेट करने में, क्योंकि मिनिमम के लिए बात कर रहा है तो हम उसको कांस्टेंट मान लेते हैं, है ना, ओमेगा कांस्टेंट ही मान के सॉल्व करेंगे इसको। सो उसको क्या मान लेंगे, थीटा बाई 2 एंगल घुमा, मान लेते हैं वो कांस्टेंट स्पीड ओमेगा थी। अब यहां से जो ओमेगा बन जाए आ जाए वो आंसर है आपका। सो 2r/c इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा देखो कितना है, छोटा छोटा वैल्यू दिया है देखो, इसलिए d की वैल्यू 0.5 दी है और ये आपका 500 मीटर है ना, 0.5 किलोमीटर है ना, तो बहुत छोटा है। तो हम इस छोटे से लाइन को आर्क लेंथ से हम थीटा इज इक्वल टू l/r, डायरेक्ट हम थीटा को l/r लिख सकते हैं। नाउ लेंथ ऑफ आर्क कुड बी रिटन एज 0.5 ओवर r है 500 into 2 into omega. R is my 500 and C is my 3 into 10 raised to the power 8. अब यहां से सॉल्व करके जो आ जाएगा आंसर है, यहां से देखो कितना हो जाएगा, 5/10 to the power 4 लिख लिया सब कुछ, into ओमेगा, और ये कितना है बेटा 1000 over 3 into 10 raised to the power 8। तो देखो 1 2 3 4, तो कितना आ गया ये। सो दिस इमीडिएटली टेल्स अस कि कितना है, हो जाएगा 150 रेडियंस
पर सेकेंड, एंड दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ आया कमेंट करो, फिर से समझा दूंगा। बोलो क्लियर है? देख लो, मुझे आई होप कि आपसे ये हुआ होगा, नहीं हुआ तो ठीक है, सोल्यूशन बहुत डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एसएचएम का प्रॉब्लम है, बोला था सृजन, तो मैंने डाल दिया हुआ है। देखो आओ, क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इज n अंडर रूट पाई अंडर रूट nm बाई k, सो फाइंड n एंड k1 इज इक्वल टू 2k एंड k2 इज इक्वल टू k। देखो ऐसे स्प्रिंग लगा रखा है, so this is my k2 and this is my k1. so now देखते हैं, ढंग से समझते हैं क्या है। देखिएगा, एक बात तो हमें समझ में आती है, थोड़ा सा सिस्टम जो है वो लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट एक बात तय है कि आपने पढ़ा है कि टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स यहां पे mg ही था, तो उससे इंडिपेंडेंट आएगा। तो मैं तो हमेशा ऐसे केसेस में ना mg ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लेता हूं। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसको ऐसे छोड़ दिया गया तो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही रुका रहेगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर लो, क्योंकि इसको नीचे खींचूंगा, कुछ नहीं होने वाला था। अब यहां से आप इसको फर्दर एक काम कीजिए, आप इस वाले स्प्रिंग को x1 ऊपर लेके जाइए, k1 है ना, x1 ऊपर लेके गए स्प्रिंग में। सोच बेटा, स्प्रिंग में एलोंगेशन x1 आया तो क्या ये जो पूरी रस्सी ढीली हुई 2x1 ढीली हुई होगी, और 2x1 ये मास भी नीचे आया होगा फाइनली, है ना 2x1। अच्छा, जाहिर सी बात है इस पूरी प्रक्रिया में अगर ये वाला स्प्रिंग में कुछ टेंशन, इस वाले स्प्रिंग में टेंशन है, तो इस वाले स्प्रिंग में अपना भी कुछ इलोंगेशन आ सकता है। तो इसको हम मान लेते हैं x2 इलोंगेशन। हमने क्या माना है, x1 एलोंगेशन माना हमने किसमें, स्प्रिंग 1 में, है ना, ये मेरा स्प्रिंग 1 था जिसका k1 है, और x2 इलोंगेशन माना हमने स्प्रिंग 2 में। तो टोटल जो ब्लॉक नीचे आया होगा, क्योंकि हमें ब्लॉक के डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, ब्लॉक ही तो ऐसे कर रहा है, ब्लॉक जो नीचे आया होगा वो कितना आया होगा, इधर से x1 इधर से x1, 2x1 प्लस x2, है ना। तो टोटल इलोंगेशन ब्लॉक का x इज इक्वल टू ट्वाइस x1 प्लस x2, ये इलोंगेशन है। पहला इक्वेशन एक हमने लिखा। दूसरी कहां से लाओ, दूसरा कहां से लाओ, फोर्स से। हां, तो देखो मान लेते हैं कि यहां पर देखो क्या लिखा जाएगा, इसमें टेंशन है T, लेट सपोज T T T T, है ना बेटा। तो ढंग से समझेंगे, इस वाले पूरे में इलोंगेशन T है, तो इसमें इलोंगेशन आएगा 2T, मतलब सॉरी टेंशन आएगा 2T। तो T बराबर यही टेंशन इसको इलोंगेट करवाएगा। तो क्या लिखोगे, K2 टाइम्स X2। तो X2 की वैल्यू कितनी हो गई, T बाई K2। कब आ रहा है, इसमें टेंशन आ रहा है जब हमने इसको X2 नीचे खींच दिया है ना। सो ये X2 इतना इलोंगेशन आया। इसमें क्या लिखोगे बेटा, T चूंकि पुली मासलेस है तो उतना ही फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा। 2T इज इक्वल टू K1 X1। सो X1 इज इक्वल टू कितना, x1 इज इक्वल टू कितना बेटा, 2T बाई K1। अब बस इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू, अच्छा देखो x हमने खींचा है नीचे, टेंशन आ रहा है ऊपर, तो वो एसएचएम का माइनस साइन ऑलरेडी बन के आ रहा है, क्योंकि t एंड x आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे माइनस तो साइन आया ही नहीं। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ढंग से बेटा, x इज इक्वल टू 2x1, नाउ 2x1, x1 इज इक्वल टू 2 मतलब 4T बाई K1 प्लस T बाई K2। सो T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो बेटा K1, देखो x अपॉन 4 बाई K1 प्लस 1 अपॉन K2, है ना। माइनस साइन यहां पे लगा दे रहा हूं क्योंकि टेंशन और x जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, अदरवाइज मैं फिर उल्टा यहीं पे लिखता। सो ये आ गया, है ना। और यही टेंशन जो है वो इसको क्या करेगा, नेट फोर्स है, क्योंकि जी तो हमने माना ही नहीं है, तो ये टेंशन जो भी आएगा वो नेट फोर्स है, वो इसको एक्सेलरेट कराएगा। सो इसको ma के बराबर कर दो,
सो ए बराबर कितना, माइनस एक्स अपॉन एम इंटू 4/k1 प्लस 1/k2। अब यहां से ये जो आया टर्म बन के ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो दिस इज माई ओमेगा स्क्वायर। अब आप 2π/ओमेगा निकाल लीजिए, तो वहां से जो भी आंसर आना होगा, शायद n की वैल्यू जो है वो 12 बन के आती है। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। नहीं समझ में आया बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका, इनिशियली टू पार्टिकल्स A and B are present at 0,0 and D,0 respectively. They start moving with speed VA. अब देखो कह रहा है कि एक पॉइंट जो वो 0,0 पे और दूसरा पॉइंट D,0 पे। बना लो, एक पॉइंट जो है मेरा 0,0 पे है और एक पॉइंट जो है D,0 पे मेरा एक और पॉइंट है। ठीक है, A यहां पे A है और यहां पे B है। देखो ऐसे सवाल ना आते हैं, इसलिए मैंने दे दिया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते। दे स्टार्ट मूविंग विद स्पीड VA की स्पीड जो है वो VI प्लस VJ है ना, तो ये कुछ ऐसे जा रहा है ना, VI प्लस VJ ऐसे जा रहा है। और B की जो रफ्तार है वो है आपकी माइनस VJ, वो नीचे की तरफ जा रहा है V से, और ये इधर की तरफ है ना 45 डिग्री एंगल पे जा रहा है, क्योंकि V दोनों का कॉम्पोनेंट बराबर है। लेट T0 बी द टाइम व्हेन द सेपरेशन बिटवीन देम इज मिनिमम। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन कब होगा? पहली बात मान लेते हैं कि ये रुका रहता तो मिनिमम सेपरेशन कब होता? और ये ऐसे जा रहा था तो ऐसे जा रहा था, तो तब तो भाई जैसे जैसे आगे जा रहा था, इस एंगल पे मत समझो, तब तो भाई इन्फिनिटी पे बात हो जाएगी। वहां पे वो सिचुएशन जो है वो अनडिफाइंड टाइप से है, डिस्टेंस के बारे में बात किया जाए तो। मान लो कि ये ऐसे आ रहा था, इसको अप्रोच कर रहा था, तभी वो मिनिमम डिस्टेंस आएगा बनके। मान लो इसको अप्रोच कर रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? ढंग से सोचो। मान लो कि यहां पे ऑब्जर्वर था, है ना, रुका हुआ था। जब यहां से इसका मोशन ऐसे हो, जब इसका पोजीशन ऐसा हो कि ये दोनों जो हो, अगर हम इसके लाइन ऑफ मोशन पे को हम इस ऑब्जर्वर से ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर बन के आए। मतलब ये क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हुआ, और ये इसका लाइन ऑफ मोशन मतलब वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, ऐसे समझो आप। ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए। अगर ये रुका हुआ तो रोकना तो हमारे हाथ में है। अगर इनर्शियल फ्रेम दिया हुआ, अगर ऑब्जेक्ट की रफ्तार फिक्स्ड है, एक्सीलरेटेड नहीं है, तब तो रोकना तो हमारे लिए चाइल्ड्स प्ले है, तो रोक डालते हैं इसको और सब सवाल ऐसा हो जाएगा। मतलब रोक डालते हैं, मतलब ये V से जा रहा था, इसकी रफ्तार इधर की तरफ कितनी थी? V, और इसकी रफ्तार इधर की तरफ कितनी थी? V। मतलब अगर हमें क्या करना है, इसको रोकना है, मतलब क्या करना है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना है ना, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। मतलब हम कहां पे बैठ गए? हम A पे बैठ गए, मतलब A को हमने रोक दिया। तो क्या करोगे? वेक्टर B माइनस वेक्टर A, वेलोसिटी का, अपनी वेलोसिटी माइनस करना है। मतलब कि अगर इसको रेस्ट पे रखना है और इसकी रफ्तार V है, मतलब ढंग से सोचो बेटा कि अब अगर ये रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये नीचे जा रहा होगा 2V से, और वो इधर की तरफ आ रहा होगा V से, है ना भाई। अपनी वेलोसिटी माइनस करोगे ना, तो ये इधर जा रहा था तो ये अपनी वेलोसिटी माइनस कर दिया, क्योंकि x में तो रफ्तार 0 थी तो माइनस V, और x में रफ्तार V थी तो V माइनस माइनस V प्लस 2V। अगर नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ऐसे भी देखो, यहां से आ जाएगा आपका बनके, क्या आ जाएगा? VB माइनस V है, VB कितना है बेटा? माइनस ऑफ V J कैप माइनस VI कैप माइनस VJ कैप। क्या बन के आया? माइनस VI कैप माइनस 2VJ कैप। अब ये मेरा फिक्स्ड हो चुका है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जा रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे जा रहा है। वो थीटा निकल जाएगा आपका, ये 2V है और आपका V इधर की तरफ है ना। अब देखा जाए अगर, तो ये डिस्टेंस D है। मिनिमम सेपरेशन के लिए मैंने कब बोला? अब ये फिक्स्ड है, अब तो कोई बात ही नहीं थी। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये पोजीशन वेक्टर, ये डिस्टेंस,
और ये वाला डिस्टेंस, सोचिए डिस्टेंस है कितना, 2v स्क्वायर, सॉरी 4v स्क्वायर, 2v का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अंडर रूट, है ना, इंटू टी। ये वो डिस्टेंस है और ये d डिस्टेंस है। अच्छा, ये एंगल थीटा कितना बेटा, tan इनवर्स 2, है ना, tan इनवर्स 2, 2v बाई v। तो बस आ गया, ये d मिनिमम निकाल दो, कितना आ जाएगा d मिनिमम, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा। d मिनिमम क्या है, d साइन थीटा, साइन थीटा। हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की, सॉरी टैन थीटा की। टैन थीटा इज इक्वल टू 2। हमेशा ट्रायंगल हमेशा आपको पता होना चाहिए। थीटा पिछली बार भी SS1 में भी कुछ मैंने ऐसा बताया था, ये 2 है, ये 1 है, तो ये √5 हो गया, है ना। तो टैन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 2/√5। सो 2/√5 इंटू डी, ये आ गया 2d/√5, है ना। सो दिस इज माई डी मिनिमम। बोलो क्लियर है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा, तो वो कितना है देखो, इसको तय करने में, यहां से यहां आने में, है ना, यहां से देखो ढंग से समझना, डी मिनिमम आ गया आपका। अब आप देखें यहां से ये डिस्टेंस कितना है, √5v इंटू टी। अच्छा, √5v इंटू टी है कितने के बराबर, v cos थीटा, है ना, सॉरी d cos थीटा। सो यहां से देखो टाइम निकालने के लिए, टाइम के लिए d cos थीटा, d cos थीटा, d cos थीटा 1/√5। सो d इंटू 1/√5, d cos थीटा ये किसके बराबर, √5 vt। नाउ t की वैल्यू कितनी आई देखो, d/5v, d/5v। बोलो क्लियर है, d/5v। तो ऐसे कई सारे सवाल हो सकते हैं जहां पे आपसे क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ लिया जाए। तो एक को रोक के दूसरे को देखो और सीधा यह ध्यान रखना कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए। हालांकि आप चाहो तो इस आर पोजीशन वेक्टर लिख लो और ये वी वेक्टर लिख लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आइए, चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k kept over a rough horizontal surface having coefficient of friction mu as shown in the figure. Initially the spring is compressed by a value d is greater than √2 mu g by k. There can be more than one value of d for which system can lose its total mechanical energy. There can be only one value of d for which system can lose its total mechanical energy. Value of d for which AP GP जो भी बोल रहा है ये हमको चेक करना है। तो आइए चेक करते हैं। देखिए कह रहा है कि मेरे पास एक ना ब्लॉक, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ, और बोल रहा है कि इसका म्यू है दिया हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और इसको हमने जो है वो किसी डिस्टेंस d से दबा दिया, d से दबा दिया, और d की वैल्यू जो है विच इज ग्रेटर देन √μg बाई k से बड़ी है, 2 μg बाई k से बड़ी। पहली बात, √2 μg बाई k से बड़ा दिया क्यों, समझो क्यों दिया बेटा। अगर इसको दबाओगे तो बताओ कि अगर ये d भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं कहूं कि इसको मैं कितना दबा दूं कि वापस यहां पे आके रुके। तो जब मैं दबा रहा था तो इसके अंदर मैं क्या स्टोर करता, पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/2 kd² पोटेंशियल एनर्जी दबा के छोड़ दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, वापस यहां पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, क्योंकि काइनेटिक था नहीं, क्योंकि यहां रुक गया है। तो ये जो टोटल मैंने जो पोटेंशियल एनर्जी दिया, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी तो 0 है और इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो 1/2 kd² है, ये कौन खा गया, किसमें चला गया। अगर आप देखो तो ऐसे भी आप लिख सकते थे 1/2 kd², ये कहां गया, म्यू टाइम्स mg फ्रिक्शन इनटू d, इसमें गया। पहला तो वर्क एनर्जी मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से, दूसरा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, 0। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी 1/2 kd² इज इक्वल टू फ्रिक्शन का वर्क विच इज माइनस म्यू mgd। जैसे आपको करना है कीजिए, माइनस म्यू mgd शुड बी, अब यहां से माइनस माइनस कट गया आपका,
और इसके बाद डी की वैल्यू आ गई कितनी, डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 म्यू एम जी ओवर के। मतलब एग्जैक्टली अगर इतना दबा के छोड़ दोगे तो ये एग्जैक्टली यहीं पे आके रुक जाएगा। बट मैंने डी को इससे ज्यादा दबाया, मतलब ये इसको सुपरसीड करेगा, इसको क्रॉस कर जाएगा। इसको क्रॉस कर जाएगा मतलब कि यहां पे नेट फोर्स आ गया, क्या वापस भी आ सकता है। अब यहां पर क्रॉस करने के बाद ऐसे डी हो जाए, ऐसे डी हो जाए कि ये मतलब मान लो डी प्राइम, अगर ये 2 म्यू एम जी बाई के बराबर हो गया तो फिर यहां आके रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसको भी क्रॉस कर जाएगा, फिर ऐसे 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 एक टाइप ऑफ डैम्ड ऑसिलेशन टाइप चीज है। ठीक है, यही बोल रहा है आपको। तो पहली बात कुछ तो समझ में आ गया होगा, देयर कैन बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ डी फॉर विच सिस्टम कैन लूज इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। एक डी तो भाई डी से ज्यादा है, तो हमने ऐसे डी दे दिया, हमने ऐसे डी दे दिया कि ये इसको सुपरसीड कर जाए, है ना, वापस यहां पे आके रुका। फिर हमने इसको और भी ज्यादा डी दे दिया, दबा के छोड़ दिया, तो होता है कि इसको यहां से दबने के बाद फिर ये वापस यहां चला जाए, फिर इधर आके रुके, तो डी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ये तो बात समझ में आ रहा है, बोलो क्लियर है। अब डी की वैल्यू वो होगी क्या, देखते हैं। वैसे डी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, आइए बात करते हैं। मान लेते हैं इनिशियल डी1, डी की वैल्यू ऐसे दे दी मैंने कि भाई ये यहां पे क्रॉस किया और वापस आके यहां पे रुक गया। तो देखिए, समझिए, समझिएगा, वापस आने का मतलब कि ये वैल्यू 2 म्यू एम जी के, ये वाली वैल्यू हुआ 2 म्यू एम जी बाई के बराबर हो। मतलब कि हम डी को ऐसे दबाएं कि ये इसको क्रॉस करने के बाद 2 म्यू एम जी बाई के आगे बढ़ जाए। बोलो क्लियर है। मतलब 1/2 के डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 1/2 के डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू कितना, म्यू एम जी म्यू एम जी इंटू डी प्लस 2 म्यू एम जी बाई के, है ना, यहां पे जाकर रुका ना। और जब ये रुका तो यहां पे स्टिल एक पोटेंशियल एनर्जी थी 1/2 के इंटू 2 म्यू एम जी ओवर के, क्या होल स्क्वायर। नहीं समझ आया। इनिशियल हमने डी को ऐसे दबाया, इतना दबाया कि वो यहां जाके रुका, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ये कौन कौन इस कहां गया, एक तो फ्रिक्शन में गया। अच्छा, फ्रिक्शन कितना लगा, क्योंकि यहां से यहां तक चला है, फ्रिक्शन तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, तो म्यू एम वो हमेशा डिसिपेटिव है, हमेशा उसमें लॉस ही हो रहा है। ठीक है, तो मैं एनर्जी से जा रहा हूं कि ये इतना खा गया। अदरवाइज अगर आप वर्क एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से लिखते तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखते ये माइनस ये बराबर माइनस ऑफ ये वर्क डन, है ना। तो जैसे जाना चाहिए, मैंने ये कहा कि कॉमन सेंस से कि भाई ये एनर्जी जो थी वो फ्रिक्शन में गई, प्लस फाइनली आपके पास कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी भी बची है। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या वैल्यू बन के आती है, देखिए डी की वैल्यू क्या बन के आती है, यहां से 1/2 के, बेटा ये डी स्क्वायर्ड हो गया माइनस ट्वाइस म्यू एम जी बाई के का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू, देखिएगा म्यू एम जी एंड ये आपका आ गया डी प्लस 2 म्यू एम जी बाई के। शायद एक तो चला गया और बचा आपका कितना, डी माइनस 2 म्यू एम जी, 1/2 के डी माइनस 2 म्यू एम जी बाई के इज इक्वल टू म्यू एम जी। ऑलराइट, सो अब देखिए यहां से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 म्यू एम जी बाई के, तो डी की वैल्यू आ गई 4 म्यू एम जी बाई के, है ना। अब समझिएगा, अगर हमें मान के चलना है कि हम डी को ऐसे दें कि इसको सुपरसीड करने के बाद यहां ना आकर रुके, ये इसको भी सुपरसीड कर जाए, मतलब अब ये वाला मेरा होगा 4 म्यू एम जी बाई के, तभी तो ये 2 म्यू एम जी बाई के आगे बढ़ेगा और वापस आके यहां पे रुकेगा। ये 4 म्यू एम जी बाई के, अगर ये 4 म्यू एम जी बाई के है, वहां पे सब कुछ सही से रखोगे आप, तो देखो यहां पर आपका आ जाएगा डी स्क्वायर 1/2 के डी स्क्वायर म्यू एम जी डी प्लस 4 म्यू एम जी बाई के,
ये सब कुछ यहाँ 4 म्यू एम जी, यहाँ पे 4 म्यू एम जी बाई के जाएगा, यहाँ पर भी 4 म्यू एम जी बाई के जाएगा। अब यहाँ पे d माइनस 4 म्यू एम जी बाई के इज इक्वल टू 2 म्यू एम जी बाई के। तो यहां से 4 के कितना हो जाएगा 6, मतलब कि अगर दूसरी बार रुकना है तो ये 6 म्यू एम जी बाई के होना चाहिए। अगर 2 म्यू एम जी बाई के पर जाएगा तो डी की वैल्यू अगर 2 म्यू एम जी बाई के है तो यहीं आके रुकेगा। अगर 4 म्यू एम जी बाई के है तो फिर वापस आके यहां पे रुकेगा। अगर 6 म्यू एम जी बाई के है, यहां से आएगा, इसको सरपास करेगा, फिर वापस आएगा, है ना, फिर वापस आके फिर यहां पर रुकेगा। नहीं समझे आप मेरी बात को? फिर 8 म्यू एम जी बाई के है तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन। तो ये वैल्यूज जो है, डी की वैल्यू कितनी है, अगर डी की वैल्यू जो है वो एपी में है इन सच ए वे दैट कि उसका पहला टर्म 4 म्यू एम जी बाई के है और कॉमन डिफरेंस 2 म्यू एम जी बाई के का रहा, तो क्या ऐसा होता चला जाएगा दैट द सिस्टम विल कंप्लीटली लूज इट्स मैकेनिकल एनर्जी। कंप्लीटली मैकेनिकल एनर्जी लूज करने का मतलब क्या हुआ कि वो यहीं पे रुकना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा वो कहीं पर भी रुका तो इसके अंदर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों में से कोई एक हो सकता था, पोटेंशियल हो सकता था वहां पे। तो अगर रुकना है तो यहीं पे आके रुके। दिस इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो मैकेनिकल एनर्जी इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्योंकि पोटेंशियल तो ऐसे भी नहीं होना था और चूंकि काइनेटिक जीरो थी तो दोनों जीरो होके टोटल मैकेनिकल एनर्जी को जीरो बना दिया। बोलो क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत कंसेप्चुअल है इसलिए मैंने डाला था कि कह रहा है कि बहुत स्टैंडर्ड भी है। अ चार्ज पार्टिकल q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज लेस देन d। देखो बेटा, ये r है विच इज लेस देन d और d पे एक चार्ज रखा है ना। देन अंडर द स्टैटिक कंडीशन, मतलब चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का टाइम दिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। तो जाहिर सी बात है सेंटर पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही होना है। तो इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे E net इज इक्वल टू जीरो और E नॉट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज and electric field due to induced charges. So EQ plus E induced will be equal to 0. And now you have to find out the electric field of E induced. So E induced will be equal to minus of EQ and which is equal to minus KQ by D squared. तो इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा जो क्यू चार्ज की वजह से आएगा उस पॉइंट पे। इनफैक्ट ये हर जगह पे वैलिड होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इस जगह पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो रीजन से, यहां पे इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, है ना, ताकि जीरो हो सके। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो आएगा बनके। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज KQ by R स्क्वायर, KQ by D स्क्वायर निकल गया पहला। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज इज जीरो, नो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q इज KQ by D स्क्वायर। हाँ, तो Q की वजह से KQ by D स्क्वायर तो आ ही रहा है, इसका मतलब A और D आंसर, है ना। 6 चलिए सिक्स आइए। 6 देखिए क्या कह रहा है, सिक्स्थ में है कि मेरे पास एक ऐसे सिस्टम दिया हुआ है स्ट्रिंग्स का, मतलब 3 मासेस हैं और तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। इसको एक रफ्तार दे दी गई है v। जाहिर सी बात है ये आप ऊपर चढ़ रहा होगा। बोला कि जब ये दोनों मासेस कोलाइड कर रहे हैं तो बताओ कि इनका स्पीड क्या होगा। पहली बात को समझे, सिस्टम मान लेते थोड़ी देर के बाद ऐसे बना, तो एक बात तो तय है बेटा, एक बात तो तय है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ y में चल रहा था शुरू में, तो x में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। इस वाले ब्लॉक के बारे में सोचो तो इधर टेंशन लगा, इस पे इधर टेंशन लगा, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी, नेट टेंशन नीचे की तरफ आया, उसकी वेलोसिटी को घटाना चाहेगा। और इधर तो वैसे भी ये फोर्सेस बैलेंस्ड आउट हो गए। अच्छा, दोनों बराबर क्यों है, ये दोनों कंपोनेंट बराबर क्यों है, क्योंकि सिस्टम सिमेट्रिक है। इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ, तो जिससे रफ्तार इसको मिलेगी ऊपर की तरफ, और इधर की तरफ इस पे भी फोर्स लगा इधर की तरफ। चूंकि सिस्टम सिमेट्रिक है
तो क्या जो इसको रफ्तार इधर की तरफ मिलेगी, जो इसकी रफ्तार होगी वही इसकी रफ्तार होगी हमेशा, क्योंकि जो इधर हो रहा है वही उधर भी हो रहा है। तो जो v x में रफ्तार, मान लो ये x एक्सिस था और ये मेरा y एक्सिस था, जो x में रफ्तार इसकी होगी वही रफ्तार इसकी होगी नेगेटिव डायरेक्शन में, ताकि सेंटर ऑफ मास x पे किस में रहे, रेस्ट में, है ना। सो m1 v1 बराबर अलोंग x डायरेक्शन, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, और इसकी कोई रफ्तार आनी नहीं थी x में, क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स। अलोंग x डायरेक्शन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, जिस समय m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 x लिख लो, m2 v2 x लिख लो। अच्छा, जब ये पार्टिकल, जब बोल रहे हैं कि जब ये टकराने वाला होगा तो सिचुएशन कुछ तो ऐसे बनेगी, है ना, ऐसे भी जा रहा होगा और ऐसे भी आ रहा होगा, इस दोनों की रफ्तार इधर की तरफ होगी। चूंकि स्ट्रिंग के अलोंग सब आ गए, स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो रफ्तार होगी वही इन दोनों की भी रफ्तार होनी चाहिए, वरना रस्सी टूट जाएगी या ढीली हो जाएगी। तो इसका मतलब कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, सबकी v सेम होनी चाहिए। अच्छा, बाहर से कोई फोर्स नहीं है तो मोमेंटम हर डायरेक्शन में कंजर्व्ड है, y में भी कंजर्व्ड है, तो y वाला देखो क्या लिखोगे, m इंटू v इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू v इंटू 3, है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू v कॉमन। सो ये v कितना है बेटा, v बाई 3। इनिशियल रफ्तार जो थी वो 9 थी, तो ये 3 मीटर पर सेकंड से सभी मासेस y में मूव कर रहे होंगे, तो x में कितने से मूव कर रहा होगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो अगला वाला, तो अगला वाला एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखोगे, देखो 1/2 m, शुरू में रफ्तार कितनी 9 स्क्वायर, यही तो काइनेटिक एनर्जी थी शुरू में, बाकी कुछ भी नहीं था। बाद में किस में चला गया, 1/2 इंटू m इंटू 3 स्क्वायर, x वाला काइनेटिक एनर्जी इंटू 3, क्योंकि तीनों इससे चल रहे थे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है, 1/2 m vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, है ना, स्पीड होता है। तो x वाला हमने ऐसे लिख लिया, अगर कंफ्यूजन हो एनर्जी कंजर्वेशन लिखने में तो मेरे को बताना। 1/2 इंटू m इंटू x में कितना है, v1x का होल स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि v1x इज इक्वल टू v2x एज masses आर इक्वल और सिस्टम सिमेट्रिक है। बस खत्म, लो हो गया, आ गया, m से m कट गया, और ये कितना आ गया, 3 3 9 27, 81/2 माइनस 27/2, 54/2 इज इक्वल टू v1x का होल स्क्वायर इंटू 2 अच्छा ये 2 से 2 चला गया है, सॉरी, तो v1x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। सो v1x यहां लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू 3√3 मीटर्स पर सेकेंड। अब स्पीड कितनी आएगी बताओ, v1x स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 3√3, 27 प्लस 9 36, तो स्पीड कितना हो गया दोनों कोलाइडिंग ब्लॉक का, 6 मीटर्स पर सेकेंड, 6 मीटर्स पर सेकेंड मॉडुलस वे। अब बोल रहा है कि जिस समय ये टकराएं उस समय इनमें टेंशन क्या है, तो टेंशन कैसे निकालोगे, देखो टेंशन निकालने का तरीका, जब कभी भी ऐसे सवाल में आए तो हमेशा ना टेंशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, है ना। सेंटर ऑफ मास तो भाई मस्त 3 से जा रहा है, सेंटर ऑफ मास मस्त 3 से जा रहा है। अब जब दोनों टकराने वाले थे तो सारा का सारा सिस्टम 3 से चलने लगा, मतलब y डायरेक्शन में तीनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गए। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में y में ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां पर है, और ये वाला पॉइंट रेस्ट पे आ गया, ऊपर नीचे वाले दोनों पॉइंट्स भी रेस्ट पे y डायरेक्शन में। बट x में तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा था ना, x में तो फिक्स्ड है, और x में इसकी रफ्तार है 6, इसकी रफ्तार है 6, समझे बात को। और ये शुरू में दिया हुआ है आपका 1 मीटर, 1 मीटर। तो जब ये ऐसे आया होगा तो यहां पे 2 मीटर का मास, 2 किलोग्राम का मास है, और यहां पे 1 केजी का मास है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहां से कितनी दूरी पे आया होगा, 1/3 मीटर्स पे। इसके रिस्पेक्ट में ये तो सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, एक्स में तो रुका हुआ था, सॉरी वाई में तो रुका हुआ था, एक्स में ऐसे रफ्तार आ रही है, टेंशन ऊपर, वेलोसिटी इधर, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट टू गो इन ए सर्कल। तो क्या लिख लो, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, m1 दिया है, v6 और r की वैल्यू 1/3,
mv²/r। सो नाउ m की वैल्यू कितनी है 1 kg, r की वैल्यू 1/3। So this immediately comes out to be 108 newtons and this is the answer to the problem। देखना कंसेप्चुअल ये कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो, बाकी कंसेप्चुअली सही है, बाकी कंसेप्चुअली सही है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। One of the three conducting plates makes one of the three conducting identical plate middle plate is given charge 3 microcoulomb and other plates are not having any charges. If switch S is closed, देखो बेटा क्या है, कोई खास बात नहीं है, देखो क्या है, देखो इसमें ये प्लेट ये प्लेट ये प्लेट है ना, इसके बीच की दूरी दी हुई है शायद आपको, ये D है, ये 2D है। अब इसको अर्थ किया, अर्थ करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जैसे ही अर्थ करते हैं सारा का सारा चार्ज धरती में चला जाता है, तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज तो जीरो है, नेट चार्ज जीरो है ना, बाहर वाले प्लेट पे जीरो चार्ज आ गया, यही तो कॉन्सेप्ट होता है, अर्थ करते हैं तो नेट चार्ज जीरो हो जाता है। ध्यान रखें इस बात को, सिस्टम ऑफ प्लेट्स में किसी भी सिस्टम को अगर हम अर्थ करते हैं तो सिस्टम ऑफ प्लेट्स पे चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है। अब ये जीरो, ये 3 था, समझे, इस पे चार्ज है जीरो, इस पे, और इसको ये आइसोलेटेड है, इसको धरती से कनेक्ट किया, इसको नहीं किया, मतलब इस पे नेट चार्ज तो जीरो ही रहना था, तो इस पे बाहर जीरो अंदर भी जीरो। अच्छा इस पे 3 रहना है, तो ये जीरो तो इसके साइड वाले में कितना होता है, दोनों पे ऑपोजिट टाइप का आता है, अगर इस पे 3 तो इस पे -3, क्योंकि जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे वही इतने इस पे टर्मिनेट होने हैं, तो जितना इस पे प्लस चार्ज है उतना ही इस पे माइनस आना चाहिए, तो यहां इस वाले साइड पे 0 और इस पे हो गया 3, मतलब इस पे आया -3 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और इनिशियली क्या था, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 3, और इस पे क्या होगा -3, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी बेटा, ये 3 तो इस पे 3/2, क्योंकि टोटल का आधा ना, 3/2 इस पे, 3/2 इस पे, चूंकि टोटल चार्ज 0 था तो इस पे -3/2, इस पे +3/2, अपने आप सही आएगा, चिंता मत करो, और इस पे भी +3/2 है ना, और इस पे -3/2, खैर वो एक अलग बात है। इस पे देखो टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज भी फिक्स्ड है, बट अब जब हम इसको ऐसा कर दिए, टोटल चार्ज इस पे 0 था, अब इस पे टोटल चार्ज हो गया -3, मतलब स्विच को जैसे ही आप क्लोज करोगे तो इस पे आया चार्ज -3, मतलब यही 3 कूलम चार्ज जो है वो क्या धरती के अंदर चला गया होगा, तभी तो उस पे क्या आया, सॉरी हाँ 3 कूलम चार्ज जो है वो धरती के अंदर चला गया होगा, तो उस पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। बोलो क्लियर है? सो द आंसर इज 3 माइक्रोकूलम्स। अगर मान लेते हैं कि दोनों प्लेट्स को कभी कभी कर देता है अर्थ, तो अब इस पे भी चार्जेस जो है वो आ जा सकते हैं, है ना, तो अब क्या होगा, देखो दोनों प्लेट्स को चार्ज कर लो, थोड़ा इसका एक अपर वर्जन बता देता हूं, दोनों ही प्लेट्स को चार्ज कर लो, ये भी बहुत स्टैंडर्ड है बट ठीक है जब आया है तो बता दे रहा हूं, दोनों ही प्लेट्स को चार्ज कर लो, इसको भी अर्थ कर दो, इसको भी अर्थ कर दो। अब क्या है, देखो इस पे तो 3 है, इस पे चार्ज फिक्स है, इस पे 3 ही रह सकता है पूरा, हाँ साइड में कुछ भी हो सकता था। अब इधर 0 इधर 0, देखा जाए तो इस पे Q मान लो, तो क्या इस पे -Q आ जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा 3 + Q, और इस पे क्या आ जाएगा 3 - Q, सॉरी 3 + Q विथ माइनस साइन। अब चूंकि ये 0 पोटेंशियल पे, ये भी 0 पोटेंशियल पे, क्योंकि अर्थ किया हुआ है, इसका पोटेंशियल आप मान लीजिए V, तो क्या V - 0, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या VA मान लीजिए आप, जो कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही था, ये 0 है, इज इक्वल टू V - VB, इसको A मान लीजिए, इसको V मान लीजिए। व्हाट इज V - VA? व्हाट इज V - VA? ER, तो देखो E है कितना, Q/A ε0 इंटू D, ये पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, D/dx होता है ना E, तो E इंटू R, Q/ε0, Q/2, सॉरी बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q/2 सिग्मा बाई होता है ना, सिग्मा/2 ε0, तो Q/A सिग्मा अपॉन 2 ε0 इंटू D इज इक्वल टू, यहां पे देखो क्या लिखोगे आप,
3 प्लस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू 2d। सॉरी, इंटू डी। सॉरी, e इंटू डी। अब यहां से जो भी आ जाए सॉल्व करो। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ क्यू, आपको पता चल जाएगा कि सारे प्लेट्स पे कितना चार्ज था। तो दोनों मैंने कर दिया। अगर एक प्लेट को अगर आप अर्थ कर रहे थे तो सिर्फ उसी प्लेट का चार्ज जो होगा वो चेंज हो सकता है। दोनों प्लेट्स को किया तो दोनों प्लेट का चार्ज चेंज हो गया। एक और कॉन्सेप्ट और क्या याद रखना है कि अगर सिस्टम ऑफ प्लेट्स में से किसी भी प्लेट को अगर हम अर्थ कर देते हैं तो उस पूरे सिस्टम पे चार्ज कितना रहता है? 0। और अगर ऐसा है तो साइड वाइज सरफेसेस पे चार्ज 0 होगा, क्योंकि टोटल का एवरेज जो होता है वो साइड वाइज सरफेसेस पे आता है। बोलो क्लियर है? सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कर दो। आई विल ट्राई कि बेटर तरीके से समझाऊं। ओके, पढ़ाई करते रहो। और अभी SS3 चला जाएगा तो उसको भी कर लेना, ठीक है? चलो बाय बाय।